बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से है। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वो कौन कौन से मोड्स है जो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक। तो हम कोशिश करेंगे अगर इसमें कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन इराइज होता हो उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो जो लेक्चर है वो है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से इसको हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चले शुरू करते हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है। कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज जो होती है उसमें एग्रीमेंट होता है, दूसरा उसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होती है। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट हमारे पास सेट ऑफ प्रोमिसेस है जिसमें एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है। ठीक है, किसकी बेस पे? कंसिडरेशन की बेस पे। कंसिडरेशन हमारे पास कोई भी बेनिफिट हो सकता है, किसी पैसों की सूरत में भी हो सकता है या कोई और बेनिफिट की सूरत में भी हो सकता है। ठीक है, जब एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ जाती है तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि कौन कौन से मोड्स है जो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देती हैं। इसको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में। ठीक है, तो इसके बाद हमें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एक मतलब ऑब्लिगेशन और राइट्स खत्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, और एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है पार्टीज के दरमियान वो भी टर्मिनेट हो जाए तो उसको हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके बाद हम आगे पे आते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जो होता है पार्टीज के दरमियान वो टर्मिनेट हो जाए और उनके दरमियान जो राइट्स एंड एब्लिगेशंस होती है वो भी खत्म हो जाए तो उसको हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? हमारे पास 6 किस्म के मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिए गए हुए हैं। सबसे पहले तो आता है हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट, एंड फर्दर ऑन हमारे पास इम्पॉसिबिलिटी आ जाता है, लैप्स ऑफ टाइम आ जाता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ आ जाता है, एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ जाता है। ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। सबसे पहले मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आता है बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, ये कॉमन मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ये हर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, ठीक है, पूरा हो जाता है, जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर देती है और कोई ड्यूटी नहीं बचती अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है, ऑटोमेटिकली जब खत्म होता है, उसका ये मतलब होता है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस का ये मतलब होता है कि दोनों पार्टीज, जो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है, उन्होंने अपने अपने हिस्से का ड्यूटीज या राइट्स जो होते हैं उसको पूरा कर दिया, ऑब्लिगेशंस जो होती है उनको पूरा कर दिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एग्रीमेंट। इसका ये मतलब है कि अगर हम एक नया एग्रीमेंट ले आए, ठीक है, न्यू एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस करें और पुराने वाले के साथ उसको रिप्लेस कर दें, तो इसको हम कहते हैं मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एग्रीमेंट। इधर हमारे पास सर्टन वेज हैं, फॉलोइंग वेज है जिसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हैं बाय एन एग्रीमेंट। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है कि न्यू एग्रीमेंट, जब दो पार्टीज या जब कोई भी पार्टीज कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ले आती है, इंट्रोड्यूस ले आती है या फंडामेंटल चेंज कर देती है, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर देती है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ, उसको हम कहते हैं नोवेशन। नोवेशन का वर्ड जो डिराइव हुआ है रिनोवेशन से, रिनोवेट करना, नया बनाना, ठीक है, उससे लिया गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का सिंपली मतलब होता है चेंजेस इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या चेंजेस, अल्टर करना। ठीक है, जब एक या एक से ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन को कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर दे उसको हम या अल्टर कर दे उसको हम अल्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेसेशन। रेसेशन का क्या मतलब होता है? कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन या सारे टर्म्स एंड कंडीशन को कैंसिल कर दे विद अ म्यूचुअल कंसेंट, तो उसको हम रेसेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेमिशन। रेमिशन क्या होता है? कंप्लीटली डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीटली डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया, खत्म कर दिया और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं रेमिशन। हमारे पास आ जाता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से मुराद है कि वो एक्ट जो किया ही ना जा सकता हो, ठीक है,
वो कॉन्ट्रैक्ट में वो एक्ट जो किया ही नहीं जा सकता, वो उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। हमारे पास दो टाइप की इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। सबसे पहले हमारे पास आती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, दूसरी हमारे पास आती है सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी से मुराद है, मतलब यह है कि जब दो पार्टीज कोई एग्रीमेंट कर रही होती है, मगर उनको ये नॉलेज नहीं होता कि उनका एग्रीमेंट जो प्रॉमिस कर रहे होता है वो अनेबल टू परफॉर्म है, मतलब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। ठीक है, इसको हम इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वो इम्पॉसिबिलिटी होती है जो इराइज होती है जब वो दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद इराइज होती है वो इम्पॉसिबिलिटी, उसको कहते हैं हम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सच एज, मतलब जब लॉज में चेंजेस आ जाती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल परफॉर्म होता है, या उनका सब्जेक्ट मैटर ही स्ट्रक हो जाए, उसको इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होता है। ठीक है, या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर आ जाए तब भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम। बाय लैप्स ऑफ टाइम का मतलब यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है दो पार्टीज के दरमियान, वो उनको चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा नहीं होगा स्पेसिफिक पीरियड में, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कहता है कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ की लॉ से भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये हमारे पास दो तरीके हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ से हम कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने के। ठीक है, सबसे पहले तो बैंक्रप्सी। अगर कोई कोर्ट किसी बंदे को बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दे, ठीक है, उस अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, रिमूव्ड हो जाता है। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा है, वो शोरूम के ओनर के साथ कोई एग्रीमेंट करता है कि आपने मुझे मर्सिडीज बेंज ला के देनी है। ठीक है, मगर वो बिजनेसमैन बंदा होता है और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की में वो उसका बिजनेस लॉस में चला जाता है और वो कोर्ट अदालत उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देती है। जो शोरूम के ओनर के साथ और इसके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है वो खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। दूसरा हमारे पास आता है अनऑथराइज्ड अल्टरेशन। जब कोई एक पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है, दूसरी पार्टी के उसको मद्देनजर रखते हैं, उसके पूछती भी नहीं है और टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर देती है, तो उसको हम कहते हैं अनऑथराइज्ड अल्टरेशन। ठीक है, इसकी वजह से भी हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बंदा है पार्टी ए, दूसरा बंदा है पार्टी बी। पार्टी बी जो है वो एक शोरूम का ऑनर है। पार्टी ए ने शोरूम के ऑनर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे व्हाइट कलर की गाड़ी ला के देंगे जो जिसका मॉडल होगा मर्सिडीज बेंज एस क्लास। ठीक है, और वो व्हाइट कलर में होनी चाहिए और उसका 1.6 इंजन होना चाहिए। ठीक है, मगर जो ऑनर होता है शोरूम का, वो जब गाड़ी मंगवाता है तो वो रेड कलर की गाड़ी मंगवा देता है। उसका इंजन 1.6 2.6 होता है। ठीक है, उसका रंग जो कलर होता है वो रेड होता है। तो अनऑथराइज्ड अल्टरेशन इसमें हो गई। तो इसकी वजह से ऑपरेशन ऑफ लॉ की पे ये क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट चार्ज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद और लास्ट में हमारे पास आ जाता है बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो बी डिस्चार्ज। इसका ये मतलब है कि जब एक पार्टी अपने टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करने में ही फेल हो जाती है, या उसके कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ही फुलफिल नहीं कर पाती, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, हमारे पास टाइप है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से टाइप है। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है? एक्चुअल ब्रीच में पार्टी वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने में ही नाकाम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। दूसरा हमारे पास आ जाता है एंटीसेप्टरी ब्रीच। एंटीसेप्टरी ब्रीच का क्या मतलब होता है? उसमें पार्टी के एक्शंस और इंटेंशन को देखते ही बंदे को पता चल जाता है कि ये पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, तो उसको हम एंटीसेप्टरी ब्रीच कहते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेस ब्रीच। एक्सप्रेस ब्रीच का मतलब होता है कि पार्टी के क्लियरली रिफ्यूज कर देती है कॉन्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, वो रिफ्यूज कर देती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो उसको हम एक्सप्रेस ब्रीच बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्प्लाइड ब्रीच। इम्प्लाइड ब्रीच में पार्टी नहीं रिफ्यूज करती है नहीं एक्सेप्ट करती है, वो म्याना रवाई का रास्ता इख्तियार करती है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड ब्रीच।
इसके साथ ही मेरा लेक्चर पूरा होता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब बखैर।